नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा से पहले सुपर क्लास हम देख रहे थे सामाजिक अध्ययन और आज हमारी रहेगी यूनिट नंबर 6 पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, जिसके अंदर अक्षांश, देशांतर, रेखाएं, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पौने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसके अलावा पृथ्वी जो मुख्य जलवायु कटिबंध है, जैवमंडल है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इनसे रिलेटेड टॉप 95 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर आपके सामने रहेंगे दोस्तों। इसलिए अंत तक बने रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश। भारत के लगभग मध्य से कौन सा अक्षांश? कारक रेखा। कौन सी रेखा? कारक रेखा, कारकवर्त दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कारण क्या है इसका? सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसी वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल का उदाहरण है? लद्दाख क्या है? एक मरुस्थल ही है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, 4 नंबर है, यह अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः यानी 8 सुबह के बजे? क्या होगा? 7:20 प्रातः की। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, भारत की मानक देशांतर कौन सी है? भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहां पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्या कारण है? क्यों दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसी वजह से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किससे किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है उसको? 499 सेकंड। समझे आप? 8 मिनट 19 सेकंड। तो यहां पे लगभग में आपका देखिए कौन सा सही है? 8 मिनट वाला। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 365.25 दिन। ध्यान से देखिए, 365 दिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड यह समय लगता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस माध्य वेग से? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा।
अब यहां पे मित्रों जो ओरिजिनल है वो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात किस कारण होते हैं दोस्तों? भू परिभ्रमण के कारण। भू परिभ्रमण के कारण दिन रात बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। किस दिन? 21 मार्च पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, और 23 सितंबर के दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी, ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। कितनी झुकी होती है? दीर्घवृत्तीय दूरी से, दीर्घवृत्तीय दूरी है उससे 23 डिग्री 5 मिनट पर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम क्यों बदलते हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, यही मौसम बदलने का मुख्य कारण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? किस बात की होगी? जो चक्कर है, परिक्रमण काल होता है, वो जल्दी होगा पृथ्वी का। इससे क्या? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका के अंदर हरिकेन। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। कहां पर? कहां पर है ये? अटलांटिक महासागर में। कहां पर है? अटलांटिक महासागर के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम किस अक्षांश पर? भूमध्य रेखा पर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तीनों रेखाएं भूमध्य, कर्क, मकर किस महाद्वीप से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, भूमध्य और मकर रेखा ये किस महाद्वीप से गुजरती है? बताइए किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य और आपकी मकर रेखा किससे गुजरती है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 22 है, कि स्थिति को रात और दिन बराबर होते हैं। 22 जून, 23 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनी, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती है? कौन सी है? व्यापारिक पवनें। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका पररूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका पररूपी अभिलक्षण होता है? मानसून जलवायु का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता किसका परिणाम है दोस्तों? हवा में नमी की उपस्थिति का, हवा में नमी की उपस्थिति का आर्द्रता क्या है? परिणाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है? उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। किस कारण से? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहां चलती है?
व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? उपोषण उच्च दाब से। कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वे कौन सी पवन है जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल देती है? ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती है, कौन सी पवन? मानसूनी पवनें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसे गरजती चालीसा कहा जाता है? गरजती चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री यानी कि दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली जो हवाएं हैं उनको गरजती चालीसा कहा जाता है। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है, जिससे यहां अपकेंद्रीय बल, भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है तो अपकेंद्रीय बल भी वहां पर सर्वाधिक ही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, किस वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध भी कहा जाता है? किस वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध कहा जाता है दोस्तों? उपद्रवीय निम्न दाब पेटी को, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपद्रवीय निम्न दाब पेटी में वायुदाब निम्न पाया जाता है, कारण? क्यों पाया जाता है मित्रों? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है? पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब पड़ता है उसका कारण क्या है मित्रों? क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण है मित्रों। यहां पे देखिए गुरुत्वीयकर्षण, ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, अश्वय अक्षांश किसे कहते हैं? अश्वय अक्षांश उपोषण कटिबंधीय वायुदाब पेटी अश्वय अक्षांश कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? उत्तरी गोलार्ध के दाएं ओर विक्षेपण होता है पवनों का, वो किसके द्वारा? यह भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विषुवतीय प्रदेशों में, जो विषुवतीय प्रदेश है वहां पर आपको गर्म और आर्द्र जलवायु मिलेगी। गर्म और आर्द्र जलवायु विषुवतीय प्रदेशों के अंदर पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती? केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली हवाएं उच्च दाब लिए हुए होती है ये, और इनको कहा जाता है प्रतिचक्रवात। क्या कहा जाता है? प्रतिचक्रवात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? प्रतिचक्रवात कहां पर दोस्तों? उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रतिचक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तद्रित, जंजा, हरिकेन, टाइफून, टोरेंडो। यह है दोस्तों टोरेंडो है ना, यह सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चक्रवातों में हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। चक्रवातों के अंदर हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में किसके अनुकूल? घड़ी की सुई के अनुकूल। इस प्रकार रहती है। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य अक्षांशों में सौभ मंडल के ऊपरी स्तरों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली हवाएं कहलाती है। मध्य अक्षांशों में सौभ मंडल के ऊपरी स्तरों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली जो हवाएं होती है वो जेट स्ट्रीम कहलाती है। क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिचक्रवात की विशेषता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता है, क्या विशेषता है?
तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान, ये होता है। प्रति चक्रवात में आसमान एकदम स्वच्छ रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरिकेट एक हरिकेट क्या है? हरिकेट क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय प्रचंड चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय प्रचंड चक्रवात होता है हरिकेट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? टाइफून से है आपके फिलीपींस और जापान। फिलीपींस एवं जापान प्रभावित, फिलीपींस व जापान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, जेट प्रवाह द्वारा मौसमी दशाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जेट प्रवाह द्वारा मौसमी दशाओं को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है दोस्तों? पृथ्वी के तापमान से संतुलन बनाने में, चक्रवात लाने में, मानसून उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी प्रकार से। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समान हो, कहलाती है। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समान हो, वो वायु राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु राशियां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, भिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मिलने की सीमा क्या कहलाती है? भिन्न गुणों वाली वायु राशियों का जो मिलने की सीमा होती है उसे वातार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वातार्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, किन क्षेत्रों में शीतकाल में विकिरण द्वारा अत्यधिक कम तापमान तथा सूर्य ताप कम मिलने से शीतल प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। किन क्षेत्रों में शीतकाल में विकिरण द्वारा अत्यधिक कम तापमान तथा सूर्य ताप कम मिलने से शीतल प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति कहां पर? आर्कटिक प्रदेशों में, आर्कटिक प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 49, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वातार्क सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? जे ब्रकनीज ने। किसने किया था? जे ब्रकनीज ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या कौन सा सिद्धांत? स्थानीय तापन सिद्धांत, गति सिद्धांत करते हैं, भंवर सिद्धांत ये नहीं करता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को प्रचंड चक्रवात, हरिकेन या टाइफून, टोरेंडो, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? उपोष्ण जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति की, जो घूर्णन क्रिया, घूर्णन गति है उसके कारण होती है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय वातार्क जेट स्ट्रीम की स्थिति किन अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है? ध्रुवीय वातार्क जेट स्ट्रीम की स्थिति किन अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है? किन अक्षांशों में? 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वायुमंडल में वातार्क की उत्पत्ति के लिए किन दशाओं का होना आवश्यक है? वायुमंडल के अंदर वातार्क की उत्पत्ति के लिए किन दशाओं का होना आवश्यक है दोस्तों? गर्म व ठंडी वायु राशियां, आर्द्रता में अंतर, वायुमंडलीय संचार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायुमंडल का वह भाग जिसमें वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान। क्या क्वेश्चन है दोस्तों ये? वायुमंडल का वह भाग जिसमें वर्षा, कोहरा, इसके अलावा आंधी, तूफान, तदित चालन, ओलावृष्टि एवं पाला आदि परत में गठित होता है। कौन सी परत में दोस्तों? यह होता है शोभ मंडल में। कहां पर? शोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है।
ओजोन मंडल यानी समताप मंडल। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे ओजोन परत समताप मंडल है दोस्तों, वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, तापमान मापने के यंत्र को कहते हैं, तापमापी कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, एनीमोमीटर नहीं कहते हैं। तो 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वाधिक वायुदाब होता है कहां पर? सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, वायुदाब को मापने की इकाई, वायुदाब को किसमें मापा जाता है मित्रों? वायुदाब को किसमें? मिलीबार में। किसमें मापा जाता है? मिलीबार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 है, वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब मापने का जो यंत्र होता है उसको बैरोमीटर, क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलिए, वायु की दिशा बताने वाला यंत्र है, वायु की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर। कौन सा होता है? एनीमोमीटर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? इनमें से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रमुख एक स्थलाकृति? पर्वत, पठार, अधिवास, मैदान। अधिवास नहीं है आपका, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से गिरा हो उसे कहते हैं, स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से गिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं मित्रों। जैसे नीचे वाला भारत है ना, इस प्रकार से यहां पर जल ही जल है, यह प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, स्थल का वह भूभाग, स्थल का वह भूभाग जहां नदी और सहायक नदी बहती है उसे मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिन उसको कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब बताइए उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर दोस्तों। किलोमीटर मत कर देना, मीटर है ये। ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उत्पादक नहीं उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, पठारू का अधिकांश किस रूप में उपयोग किया जाता है? पठारू का अधिकांश है किस रूप में उपयोग होता है दोस्तों? चारागाह के रूप में। किसके रूप में? चारागाह के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र पर है। किस पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्वतों का विभाग जहां बादल टकराकर वर्षा करते हैं, पर्वतों का विभाग जहां पर बादल टकराकर वर्षा करते हैं वह पवनमुखी होते हैं दोस्तों। जैसे कि यह है आपके पर्वत, इधर से आया मानसून तो यहां से आएगा तो यहां पर टकराकर यह भाग है ना, यह पवनमुखी कहलाएगा। यह भाग है ना, यह भाग यह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, वायुमंडल में पाए जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं क्या? तापमान में वृद्धि हो रही है, ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि हो रही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होना। गलत, जीवाश्म ईंधन को जलाना मुख्य कारण है ये। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या अर्थ है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, यह ग्रीन हाउस प्रभाव है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 75 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्लोरीन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है आपकी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 78 है, जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये तीनों कारण है जलवायु परिवर्तन के। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता के कारण बढ़ रही है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता के कारण बढ़ रही है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हरित ग्रह बनाया जाता है, हरित ग्रह बनाया जाता है किससे दोस्तों? शीशे का। हरित ग्रह किसका होगा? शीशे का मिलेगा आपको। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, वैश्विक उष्णता का परिणाम होगा। वैश्विक उष्णता का परिणाम ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, जीवाश्मीय ईंधन के प्रयोग से बढ़ता है क्या? अम्लीय वर्षा। जीवाश्मीय ईंधन है, इसके प्रयोग से अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? क्यों हो रही है तापमान के अंदर वृद्धि? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण। ग्रीन हाउस गैसों के अंदर वृद्धि के कारण तापमान के अंदर वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान कितना बढ़ा? 50 वर्षों में औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह गलत है दोस्तों। कार्बन व्यापार को कहा जाता है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन सही है। यहां पे 86 नंबर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे? आइस कोर से। किसके द्वारा? आइस कोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी है आपके। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल से सबसे कम है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन पहली है, नाइट्रोजन प्रभाव नहीं देती हरित गृह प्रभाव में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये देती है। क्वेश्चन नंबर 94, कथन ए दिया गया है, विश्व में पर्यावरण अवक्रमण की गंभीर समस्या है। कथन आर देख लीजिए। इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी व वनों का अवक्रमण है। तो क्या देखिए यहां पे, ए तो सही है, यहां पे कथन ए तो सही है, लेकिन कथन आर थोड़ा सा सही है। ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही है। यहां पे 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नांकित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो जैव अवक्रमणीय नहीं है दोस्तों? घरेलू मलमूत्र है, लेब अपमार्जक, ये है दोस्तों, ये जैव अवक्रमणीय नहीं है आपका। और अंतिम क्वेश्चन, जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों आज हमारी थी यूनिट 6, और यूनिट 6 पृथ्वी और हमारा पर्यावरण से रिलेटेड हमने यहां पर 96 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। कैसे लगे आपको ये प्रश्न, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।